मेरे सभी दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे, सब अपनी पढ़ाई में लगे होंगे ठीक से। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों में से ज़्यादातर को पता होगा कि ऑलरेडी मैथ्स तो हम कर रहे हैं। मैथ्स के साथ साथ मैं आज से आपके लिए इतिहास के क्वेश्चन आंसर्स की और श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। और जो हम इतिहास के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे कि इतिहास का जो भी टॉपिक उठाएंगे उससे संबंधित वे सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होते रहते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी को हम पूरा करेंगे, ठीक है। उसी के तहत आज मैंने आपको इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया, इसका नाम है दिल्ली सल्तनत। इसके बाद में मुग़ल काल उठाऊँगा, यानी मध्यकालीन भारत से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है नहीं। मध्यकालीन भारत का ये आपका पहला वीडियो है। इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनेंगे, 2, 3, 4 जो भी बनेंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? किसका? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इसके साथ हम जान लेते हैं दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। वे कौन कौन से थे आपके? गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था, ठीक है। इनका क्रम याद रखने के लिए मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ। एक लाइन याद रख लेंगे आप सीधी, गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगी, ये लोगी है। एक लाइन याद रखनी है हमको सीधी, गुलाम खाने में तुम शायद रह लोगे। ये लाइन किसने याद रखनी है? जो भी दिल्ली के राजवंश है उनका क्रम याद रखने के लिए, ठीक है। गुलाम से गुलाम वंश, खाने से खिलजी वंश, ये साइलेंट है, मैं साइलेंट है, ये इसका मतलब तुगलक वंश, शायद का मतलब सैयद वंश, रह फिर से साइलेंट है, और लोगे का मतलब है लोधी वंश। सिंपल इनका क्रम याद कर लेंगे और बाकी जो इनके संस्थापक हैं वो भी आपको आगे में अगले नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन में उनको ऐड कर लूँगा, उनकी भी मैं आपको ट्रिक दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्या? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। इसकी स्थापना कब की थी? 1206 में की थी। चलते हैं फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, उसने 712 में, उसका नाम बताना हमें, ठीक है। ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी या बाबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये अरब का निवासी था और इसने सबसे पहले आक्रमण करके सिंध पे आक्रमण किया था। इसने सबसे पहले यहाँ पे सिंध पे आक्रमण किया था, और जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया था उस समय सिंध के शासक उनका नाम था दाहिर, और इसने उन्हें हरा दिया था, पूछा जाता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कर सिंध के शासक दाहिर को हरा दिया था, ठीक है नहीं। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारा थर्ड बोल रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? हमको बताना है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। 15, 16, 17, 18। तो ये तो सिंपल है, सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं, 17। लेकिन इसके आंसर से मतलब नहीं है, जो इनसे संबंधित मुख्य तथ्य मैं बता रहा हूँ उन्हें प्लीज़ किसी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इसने जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था, और किसके विरुद्ध किया था? वो जयपाल के विरुद्ध किया था 1001 ईस्वी में। और जो इसने सबसे आखिरी आक्रमण किया था वो 1027 ईस्वी में किया था, जो सिंध के जाटों के विरुद्ध था, ठीक है। इन सभी 17 आक्रमणों में इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 में जो सोमनाथ के मंदिर पर किया गया था वो था, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब है इसके 17 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था?
सोमनाथ के मंदिर पर किया गया आक्रमण, जो कब किया गया था? 1025 ईस्वी में किया गया था। और वो किस नंबर का आक्रमण था? वो इसका कुल 16वें नंबर का आक्रमण था। ठीक है नहीं, वो इसका 16वें नंबर का आक्रमण था। जिस समय इसने गुजरात में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। इसने वहाँ के मंदिर को तोड़कर वहाँ से अपार धन संपत्ति लूटी और वापस अरब चला गया था। ठीक है नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। आइए फिर बढ़ते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 3 के बाद है हमारा 4th। देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या है। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहास थी? हमें बताना है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहास थी। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर? जल्दी आप लोग इसको सोच लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जो अल बरूनी थे, ये महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार थे। ठीक है, किसके शासनकाल में? महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार थे। कहने का मतलब ये है, ये महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे। और जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करने आया था तब ये उसके साथ आई थी। ठीक है नहीं, कौन? अल बरूनी। इन्होंने भारत में उनके साथ ही आए थे और इन्होंने अपने भारत का वृत्तांत जो था ना, जो भारत में घूमे थे, उसके ऊपर इन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। क्या नाम है उस किताब का? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, और ये अल बरूनी जो थे संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञानी थे और इन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। अक्सर क्वेश्चन बनता है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। तो ये तो हमारी अल बरूनी की बात हो गई है। फिर हम जान लेते हैं, देखो ये हमारे जो महमूद गजनबी थे, इनके दरबार में और अन्य कवि जो रहते थे उनके नाम फिरदौसी, फारूकी और उतवी थे। सिंपल कहने का मतलब है फिरदौसी, फारूकी और उतवी अन्य कवि थे जो इनके दरबार में रहते थे। सिंपल, यहाँ से बाहर बात नहीं जाने वाली है। 4 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक है नहीं, तो इसके आपके लेखक हैं, इनका नाम है फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ये पेन भी नहीं चला हमारा, ये देखते हैं एक मिनट, कौन? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी कौन है ये? अभी मैंने आपको बताया था अल बरूनी के दरबार में फिरदौसी, फारूकी, उतवी, ये भी तो अन्य कवि रहते थे। तो उन्हीं में से जो फिरदौसी हैं वे ही फिरदौसी हैं और इन्होंने शाहनामा की रचना की थी। सिंपल, इन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये शाहनामा जो आत्मकथा है। आत्मकथा मीन्स बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद है हमारा 6th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? हमें बताना है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन हमारे 1191, 1192, 1193, 1194। तो सिंपल कहने का मतलब है इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये तराइन का प्रथम युद्ध? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, ये तो हमने इसकी बात कर ली 1191 जो हुआ था। फिर 1192 में उससे अगले साल ही दूसरा युद्ध हुआ, उसे कहते हैं, वो है हमारा तराइन का दूसरा युद्ध। वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और पृथ्वीराज चौहान पहले से ही चढ़ा बैठा था। उसने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, यानी सिंपल कहने का मतलब है तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ये है। बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? हमें बताना है निम्न ऑप्शन में वो कौन सा राजपूत राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। ठीक है, ऑप्शन हमारे भीम प्रथम, दूसरा है हमारा भीम द्वितीय, तीसरा है हमारा जयचंद और चौथा हमारा पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें सिंपल इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीम द्वितीय। देखो सिंपल कहने का मतलब है, ये बात है आपकी 1178 ईस्वी की। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ पर बघेल वंश का शासक था, उसका नाम था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय के बीच और गोरी के बीच, मोहम्मद गोरी के बीच आबू पर्वत की तलहटी में लड़ाई हुई थी दोनों के बीच, और वहाँ पर ही भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पूरी तरह पराजित किया था। भारत में गोरी की वो प्रथम हार थी। कब की बात है? 1178 की बात है। ठीक है, भारत में उसकी प्रथम पराजय थी। अब जब भीम द्वितीय की बात है तो कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाता है मूल द्वितीय। कहने का मतलब मूल द्वितीय भीम द्वितीय, उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, एक ही नाम है। भीम द्वितीय का दूसरा नाम मूल द्वितीय भी है। सिंपल, ठीक है, नहीं समझ आ गया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्या बोलता है, देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? हमको सीधा पता है कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। चौगान यानी पोलो, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो हमें यहाँ ये बताना है कि उसके बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। ऑप्शन है रुकनुद्दीन, इल्तुतमिश, बलबन या बाबर। तो कहने का मतलब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो शासक बना था वो था इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब हुई थी? 1210 में। उसके बाद शासक कौन बना? उसके बाद शासक बना इल्तुतमिश। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो सीधा है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? उर्दू, फारसी, अरबी या हिंदी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ये तो सीधा ऐसे याद कर लेना, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी। सिंपल, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया। ठीक है, नहीं इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोलना हमारा, देखते हैं। यहाँ हमको बताना है भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद कौन सी है? भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद कौन सी है? ठीक है, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कहने का मतलब है भारत की पहली इस्लामिक मस्जिद जो है वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ये मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सिंपल, आगे बढ़ते हैं अब हम। 10 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोल रहा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? दोबारा रिपीट करता हूँ, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो हमको बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंपल, कहने का मतलब है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में स्थित है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, और इस 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को हरिकेली कथाओं का एक संस्कृत विद्यालय था उसे तोड़कर बनवाया गया था। ठीक है, नहीं 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? ये
ढाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है अजमेर में। ठीक है, किसे तोड़कर बनवाया गया था? ये हरि केली की कथाओं की का एक संस्कृत विद्यालय था, जहाँ पे हरि केली की कथाओं का वर्णन होता था, संस्कृत विद्यालय, उसे तोड़कर इसका निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 11 के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? मतलब कि हमें ये बताना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया। तो देखो, पहले तो कुतुब मीनार से संबंधित तथ्य हम थोड़े से जान लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो प्रारंभ कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किस लिए कराया था? उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कौन? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ये एक सूफी संत थे, इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया था। लेकिन उसका निर्माण हो रहा था, बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसका निर्माण कार्य चल रहा था, बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, तो उत्तर होगा हमारा इल्तुतमिश। अगर आपसे पूछा था कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो आंसर होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है नहीं, फिर देखो एक दो फैक्ट और इसके बारे में जान लेते हैं हम। कुतुब मीनार का जो मुख्य दरवाज़ा है उसे हम अलाई दरवाज़ा कहते हैं। उसका निर्माण किसने करवाया? उसका निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। दोबारा बता दो, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे को अलाई दरवाज़ा कहते हैं और उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है नहीं, फिर ये भी क्वेश्चन कई बार बना है, कुतुब मीनार की आपसे ऊंचाई पूछ लेंगे। तो अगर ऊंचाई पूछेंगे तो कुतुब मीनार 338 फीट या 72.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है नहीं, तो ये 4-5 फैक्ट्स बन गए हैं, इनके बारे में आप जान लेंगे, इनसे बाहर कोई बात नहीं जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा, मुझे तो लगता नहीं है कोई दिक्कत यहाँ पे रहने वाली है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। किसके काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? हमें बताना है कि किसके काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कहने का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इनकी कुल संख्या 6 थी, ध्यान रखेंगे। कितने हुए? 6 मंगोल आक्रमण हुए। किसके काल में? ये 6 मंगोल आक्रमण हुए आपके अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ये 1297 से लेकर 1306 ईस्वी के बीच में हुए थे, 6 आक्रमण हुए थे। ठीक है नहीं, तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए। आगे बढ़ते हैं फिर। 14th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दोबारा बोलता हूँ मैं, दिल्ली का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है हमारे इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन या आराम शाह। इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, रुकनुद्दीन या आराम शाह। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ये होगा नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, किसका प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन महमूद का प्रधानमंत्री था। ठीक है, बलबन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, बलबन जो था, इसका जो बचपन का नाम था वो बाहुद्दीन था और बाद में ये खुद शासक बना था। बाद में खुद शासक बना था। किस नाम से बना था बाद में खुद शासक? ये आप इसको देखेंगे, इसका बचपन का नाम बाहुद्दीन था। किस नाम से शासक बना था बताओ, कोई बता सकता हो? तो नहीं बता सकता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, इंतज़ार करूँगा मैं। ठीक है नहीं, तो ये हमारी बलबन की बात हो गई है। शासक बना कब था? शासक बनाते हैं 1266 में। ठीक है, तो ये इसका फाइनल है। देखूँगा कोई उत्तर देता है क्या। मैं देखता हूँ कितने लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, एक दो बातों का बीच बीच में पता लगता रहता है।
तो सिंपल इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान या इल्तुतमिश? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है नहीं, देखो कहने का मतलब है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने नियमित मुद्रा जारी की थी और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। ठीक है नहीं, नियमित मुद्रा के अंतर्गत इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसने नियमित मुद्रा के अंतर्गत क्या चलाया था? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। इसके अतिरिक्त इसने 2 अन्य महत्वपूर्ण सिक्के और चलाए थे, जिनके नाम थे, एक तो था आपका टका और एक का नाम था जीतल। एक का नाम था टका और एक का नाम था जीतल। ठीक है, जो हमारा जीतल था ये तांबे का था और जो हमारा टका था ये हमारा चांदी का था। और देखो आपको पता होगा जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन वो एक तरीके से गुलाम ही था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है नहीं, उसने अपनी राजधानी लाहौर रखी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और उसे अपनी राजधानी बनाया और प्रथम ऐसा शासक हुआ जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आने वाली है। तो इसका आंसर आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है नहीं, तैमूरलंग, तैमूजिन, अली या खिज्र खां? तो जो चंगेज खां का वास्तविक नाम था वो तैमूजिन था। ठीक है नहीं, चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमूजिन था। जो ये चंगेज खां था ये मंगोल का निवासी था। कहाँ का निवासी था? ये मंगोल का निवासी था। और जब इसने भारत पर आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक उस समय इल्तुतमिश था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खां के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक उस समय इल्तुतमिश था। बिल्कुल सिंपल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है हमारे बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या रजिया सुल्तान। तो सीधा इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका बलबन। टिक कर देते हैं एक मिनट, इसका आंसर बलबन हो जाएगा। देखो जो एक प्रसिद्ध पारसी त्यौहार था उसका नाम था नवरोज। उसे भारत में जो आरंभ किया था वो किसने किया था? बलबन ने किया था। देखो ध्यान रखेंगे, बलबन ने इसके अतिरिक्त सिजदा और पाबोस की प्रथा भी आरंभ की थी। सिजदा और पाबोस की प्रथा भी आरंभ की थी, जिसे गैर इस्लामिक समझा जाता है। ठीक है नहीं, जो इसने आरंभ किया था उसे इस्लाम में मान्यता नहीं, उसे गैर इस्लामिक समझा जाता है। पूछा जाता है वो भी काफ़ी बार। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, हमें बताना है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं, फैजाबाद, पटियाली या लाहौर? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटियाली। अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो पटियाली में हुआ था। ठीक है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मोहम्मद हसन। और ये पटियाली पड़ता कहाँ पे है? देखो कहीं तो आपको बदायूं दे दिया जाए और कहीं इटावा। ठीक है, कहीं आपको बदायूं दे दिया जाए, कहीं इटावा, ये दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है पटियाली। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। सिंपल कहने का मतलब है अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कहीं ब्रैकेट में आपको दे देगा इटावा और कहीं दे देगा बदायूं। ठीक है, और ये जो थे ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1253 में इनका जन्म हुआ था। सिंपल। ठीक है नहीं, आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन नंबर है अब 19। देखते हैं 19 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है।
निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? हमें बताना निम्न में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। तो पहला ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मुबारक शाह खिलजी। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा मुबारक शाह खिलजी। इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सिंपल। अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है नहीं। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? बताएंगे जल्दी से। तो यात्री इब्न बतूता जो आया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये कहाँ का रहने वाला था? एक दक्षिण अफ्रीकी देश है मोरक्को। क्या नाम है उसका? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी देश मोरक्को का ये रहने वाला था। और जब ये भारत घूमने आया था तो इसने अपनी यात्रा वृतांत, मीन्स जो यात्रा इसने भारत की थी, क्या देखा, कहाँ घूमा, उसका एक इसने वृतांत लिखा था, मतलब एक संकलन किया था। उसे कहा जाता रहेला। सिंपली पूछा जाता आपसे, रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी, या रहेला में किसकी भारतीय यात्रा का संकलन है, किसी प्रकार से पूछ लेगा तो किसने लिखा था इसे? इब्न बतूता ने लिखा था। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। इसी के साथ देखो दोस्तों, मैंने आंसर तो इस क्वेश्चन तो अभी और ऐड किए हुए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन लगे थे, लेकिन हम एक्सप्लेन इतना करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और अक्सर हर एग्ज़ाम में वो रिपीट होते रहते हैं, उन सभी को शामिल करेंगे ना। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि 30 क्वेश्चन या 30 से अबव क्वेश्चन करेंगे हम, तो उनमें कहीं ना कहीं हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। तो इसलिए मैं 20-20 क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा और अगली वीडियो में 20 से अगले क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो दिल्ली सल्तनत से संबंधित हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। जब हमारा एक बार ये दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम मुग़ल काल उठाएंगे, यानी इतिहास हमें जो भी ख़त्म करना है उसका टॉपिक उठाया करेंगे। एक टॉपिक उठाएंगे और उससे संबंधित जितनी भी मुख्य बातें हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, व्याख्या सहित मैं उन्हें आपको समझाया करूँगा। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।